काफ़ी दिनों से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी, काफ़ी समस्या थी। समस्या ये है, सबसे पहले मैं तो रोज़ 2-3 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्य जो टीचर है उससे भी बात हो चुकी है इस मामले में कि भाई साइक वाले हैं, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यही है कि जो व्यूज है अपनी कोचिंग में कम से कम 1200 1000 से ऊपर जो स्टूडेंट है, तो वहाँ पे जो व्यूज है व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। यही एक वीडियो पे 200-300 व्यूज आ रही है, तो आप लोगों के पास नेट नहीं या गवर्नमेंट के पास फोन नहीं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि जो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि उनकी जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट के लिए मुख्यालय से आदेश आए, लेकिन अपने जुलाई के लास्ट में नाम बना कि इस एग्ज़ाम के 2 महीने लेट मार्च है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगी वो राजस्थान पुलिस होगी। इसलिए राजस्थान पुलिस के जो कैंडिडेट्स हैं वो विशेष ध्यान दें। जो जीके वाला पार्ट है इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इसको कंप्लीट रूप से चाहे वीडियो देखकर या अपने नोटबुक या बुक से पढ़ें, कैसे भी प्रिपेयर करें। जीएस एकेडमी स्टूडेंट जो है उनको अपने चैनल का पता ही जीएस एकेडमी बाई RS। जैसे आप उसे खोलेंगे, लाल बटन आएगा, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, उसमें काफ़ी वीडियो 30 के आसपास वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत कहीं कहीं हो सकता है वहाँ से 10-15 क्वेश्चन के आसपास क्रॉस कर जाए, मिल जाए। इसलिए आपको वीडियो देखनी है। आज ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, अब मैं कोशिश करता हूँ रोज़ आपके पास एक या दो वीडियो रोज़ पहुँचे। इसलिए आप जो मित्र हैं ये कोशिश करो कि प्रत्येक वीडियो को देखें, ठीक। इसके अलावा आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी अपने भाई बहन हैं उसको भी चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके अलावा उसको बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई नया नोटिस के पास पहुँचे। रीट को लेकर मेरा संदेश है कि रीट के एग्जाम सितंबर के गुरु विकास जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगी, लेकिन 1-2 महीने में ये एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग रीट को लेकर, जो रीट के विद्यार्थी वो भी आप सजग हो जाए। जितने विद्यार्थी हैं मैं कोशिश करूँगा उन विद्यार्थियों से संपर्क करने की, ताकि अगर ऑनलाइन क्लास की डिमांड रहती तो ऑनलाइन क्लास रखने स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं खुद आप ही लोगों के कारण गाँव से सीधा जयपुर आया ताकि वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच पाए और ये क्लास सिस्टम रूप से स्टार्ट हो। जैसे नोटिस आ जाएगा लॉकडाउन समाप्त होने का, उसी दिन आपकी कोचिंग खुल जाएगी। वेट करते हैं जुलाई लास्ट तक या जुलाई हो सकता है जुलाई फर्स्ट वीक में खुल जाए या लास्ट तक, ठीक। नेक्स्ट जो बात है, जो मेरे भाई बहन हैं जो गाँव में रह रहे, वो कोरोना वायरस जो बहुत एक वैश्विक महामारी, इससे थोड़ा बचाव रखें, अपने परिवार वालों को समझें। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, मुझे लगता है कि जो क्रेज था अपना पढ़ाई का वो क्रेज समाप्त हो गया। अगर आपको जीतना है तो आपका जो क्रेज था कि मैं राजस्थान पुलिस में वर्दी पहनना, मुझे पटवारी बनना, मुझे मास्टर बनना, मुझे RS बनना, क्रेज खत्म करना मित्रों। ये जो आपका 2.5 महीने का आप सब विश्लेषण कर सकते हैं कि सपोज करो एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी 3 महीने में लगातार 5 घंटे पढ़ रहा है। एक विद्यार्थी 3 महीने में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा तो बहुत कम पढ़ रहा है। अब आप उन लोगों दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो जो रोज 4 या 5 घंटे 3 महीने से पढ़ रहा है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उसने अपने सिलेबस का बहुत कुछ हिस्सा कवर कर लिया। निश्चित है, डेफिनेट है, RS से आप लिखवा सकते हो कि वही विद्यार्थी नौकरी लगेगा जिसने इन विगत 2.5-3 महीने में तैयारी की। बाकी जो विद्यार्थी बिल्कुल आराम कर रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, वो अब सक्सेस नहीं होगा, चाहे उसने पहले कितनी भी तैयारी की होगी। और यहाँ पे जो विद्यार्थी जिसने 3 महीने से तैयारी की है, उसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वही विद्यार्थी नौकरी लगे। क्योंकि विद्यार्थियों की जो मानसिक अवधारणा यही बन चुकी, लॉकडाउन है, पता नहीं एग्जाम कब होगी, क्या है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मित्रों। आपको सुचारू रूप से गीता में भी यही कहा कि आपको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना मन की इच्छा से आपको कर्म करना चाहिए। आपका जो सबसे खास जो मैटर है वो है पढ़ना। आपका जो धर्म है, जो कर्म है, आप सब कुछ आपका सिर्फ पढ़ाई है। इसलिए आपको पढ़ाई को ही गले में लगाए रखेंगे, पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। कोई समस्या है तो GS एकेडमी के नंबर आपके पास है मैनेजमेंट की, वहाँ पे भी आप बता सकते हो। एजुकेशन को लेकर कोई सी चीज़ समझ में नहीं आई,
चाहे कंप्यूटर की क्लास आप लगवाना चाहते हो, रीजनिंग की लगवाना चाहते हो, कोई भी क्लास, तो वो पूरी क्लास आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आज के बाद से ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, बीच में 2-4-5 दिन का गैप हो सकता है विशेष काम को लेकर, बाकी अब आपकी क्लासेस जो होगी इसे अपने जो जितना आपने आराम किया अब अपने को कटे हुए प्रयोग से तैयार होने। मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन आप लोगों के बीच में आने की, इसलिए आप लोगों का एक छोटा सा संदेश है, इसको आप पहले पूरा करें। मित्रों, आज अपने भारत का जो सामान्य परिचय इसकी बात करेंगे। अब आप लोगों को पढ़ना कैसे, सबसे पहले आप जैसे सुबह से आप ये वीडियो देखेंगे, सबसे पहले आप नोटबुक, अपने नोटबुक का मतलब होता है कि खाली पेज या खाली जो अपने रफ है वो लेके बैठेंगे, जैसे मैं समझा रहा वैसे वैसे आपको उतारना है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा संदेश ऐसा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई पढ़ रहा है, आपका भाई बहन, उसको इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं, मेरे द्वारा डाले गए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि और राजस्थान में अगर ये मेरे से पढ़ाई हुई याद नहीं है तो और राजस्थान में कोई टीचर नहीं, चाहे कोई सा भी टीचर हो जिसका आप ब्रांड नाम जानते हो, चाहे कोई सी भी कोचिंग हो, वो अगर मेरे द्वारा याद नहीं हुआ है तो फिर राजस्थान का कोई भी टीचर ऐसा नहीं जो आपको याद करवा दे, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मित्रों, शुरू करते हैं भारत की सामान्य परिचय के बारे में। बाकी मैं कल आपसे और रोक लूँगा कई चीज़ों को लेकर। मैं कई दिनों से आपके बीच में नहीं आ रहा, 10-15 दिन में, उसके लिए मुझे थोड़ा खेद है, क्योंकि ये आप लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो लगातार वीडियो डाल रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब तक आप लोग खुद पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके व्यूज बहुत ज़्यादा है, कमेंट आप कर रहे हैं, आप खुद इंटरेस्टेड है, तो टीचर को मजबूर होकर ऑनलाइन आना पड़ेगा। लेकिन आप जब खुद सुस्त हो तो फिर मैं भी सुस्त हूँ। धन्यवाद। मेरा कोई फ्यूचर खराब नहीं होगा, फ्यूचर आपका खराब होगा, इससे आप लोगों को तय करना कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इतना विश्वास जताया था कि ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे से लगे रहे तो ये राजस्थान पुलिस, पटवारी, नीट वगैरह ये कोई बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक बार इधर नजर देखते हैं, नोटबुक लेके बैठेंगे। सबसे पहले ये भारत है, देखो ये भारत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा एक मैप्स है। देखो मित्रों, ये पृथ्वी का ग्लोब है। इस पृथ्वी ग्लोब में मैंने अक्षांश और देशांश को देखा, आपको कई बार बता दिया। तो ये जो पृथ्वी का ग्लोब है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और इसे अपने 0 डिग्री अक्षांश, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, कई बार कुछ नाम भी जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम विषुवत रेखा है, इसी का नाम भूमध्य रेखा है। भूमध्य, भू यानी पृथ्वी, मध्य पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींची बीचों बीच से, इसका नाम भूमध्य है। अब हम इस रेखा को आधार मानकर, यहाँ से आधार मानकर इस रेखा को ऐसे कोण खींचते, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जो कोण खींच रहे हैं, इन कोणों को जब आपस में दूसरे को मिला देंगे तो यही अक्षांश रेखाएं होती है। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो में डाल दूंगा। आपको सीधी बात करना, ये रेखा कारक रेखा है, यानी इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कारक रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। तो ये अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, बाद में करोगे सही, सर सबसे लंबा अक्षांश कौन सा? तो आपको दिख रहा है कि जैसे सबसे लंबा अक्षांश भूमध्य रेखा है। अब अपने जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, देखो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होगी, इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी और भी कम होगी, यहाँ पे और भी कम होगी, यहाँ पे और भी कम होगी, यहाँ पे और भी कम होगी। तो सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। फिर बात आती है कि कुल अक्षांश कितने? देखो 2 क्वेश्चन हमारे को तैयार हो रहे हैं, एक है कुल अक्षांश और एक है कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं, देखो कुल अक्षांश के बारे में बात करते हैं तो 0 डिग्री यहाँ पे था, हमने बात की थी।
अब 0 डिग्री के ऊपर जैसे हम जा रहे हैं कोण खींच रहे, तो देखो आपने जैसे मैथ में पहले कोई कोण बनाते थे, तो वहाँ पे कोण बनाते थे, एक रेखा थी उसे आधार मानते थे, और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे कोण किए थे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो इस 0 डिग्री के उत्तर में 90 और 90 ही इस 0 डिग्री के दक्षिण में 90 और एक खुद 0 डिग्री अक्षांश, यानी ये हो गए 181। तो जो कुल अक्षांश है वो हो गए 181, 181। अब मित्रों मैंने बताया था कि सबसे लंबा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सबसे लंबा अक्षांश भूमध्य रेखा आपको दिख रहा है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है। यहाँ पर ये एक बिंदु के रूप में रहेगी, यहाँ पर भी बिंदु के रूप में रहेगी। तो 181 क्योंकि रेखा एक लाइन होती है, तो यहाँ 181 में से 2 अपने कम करिए तो कुल अक्षांश रेखाएं आएगी 179। ठीक, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी है इसे अपने जोन या कटिबंध बोलते हैं। ये बहुत गजब क्वेश्चन है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे हमने, जोन या कटिबंध। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी क्या होती है। मित्रों मैंने अभी बताया था अक्षांश रेखाएं बनाने का तरीका कि 0 डिग्री अक्षांश पर हमने आधार बना 0 डिग्री 1 2 3 4, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 9। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य हमेशा समान अंतर मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब समान अंतर, एक अंतर। ठीक है, एक का, इसलिए एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी है वो हमेशा समान रहती है, वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, देशांतर रेखा भी सिंपल थी। अब देशांतर रेखाओं की बात करो तो देखो अपने को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला था। देशांतर रेखा परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के ध्रुव पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और भूमध्य रेखा को लंबवत काटती है, उनको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। कुल देशांतर 360 होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। यही प्रश्न के बाद पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। एक बार नजर आप इधर सभी नजर देखिए, देखो ये देशांतर रेखा है। देखो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। अब आपने जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं देखो इनकी मध्य की दूरी कम होती जा रही है। ये बहुत गजब प्रश्न से नोट करेंगे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की मध्य की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ध्रुव को जाएगी इनकी मध्य दूरी कम होगी। कुल देशांतर 360 है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। ये भी क्वेश्चन है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में के मध्य की दूरी से क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अपने जोनिया का टेबल बोल रहे थे, ऐसे ही को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। ये गजब क्वेश्चन। ऐसे सिंपल अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात होती है। तो मित्रों हमारा जो भारत है, हमारा भारत इस विश्व के संदर्भ में यहाँ पर है। सबसे गजब क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार नजर देखें, भूमध्य रेखा ये रही, यानी हम भूमध्य रेखा के ऊपर में है, यानी हम उत्तरी जोन में है, इसे कह सकते हैं उत्तरी कटिबंध। ठीक है, उत्तर। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के हम इधर पूर्व में। तो विश्व के संदर्भ में हमारी स्थिति यह है, इसे हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बहुत गजब क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि भारत विश्व के संदर्भ में किस गोलार्ध में, तो इस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आपको देखना है कि जितने भी अक्षांश गुजरेंगे उत्तरी अक्षांश, देखो 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे,
तो जितने भी अक्षांश गुजरेंगे वो आपके उत्तरी अक्षांश होंगे और जितने भी देशांतर भारत से गुजरेंगे पूर्वी देशांतर होंगे। ठीक है, यही बात मुझे वहां पे करनी है। तो मित्रों, भारत विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और जितने भी अक्षांश गुजरेंगे उत्तरी अक्षांश और देशांतर होंगे आपके पूर्वी देशांतर। चलो चलते हैं भारत की ओर। सबसे पहले ये जो भारत है, इस भारत में सबसे पहले अपने राज्य बने, कोशिश करते हैं राज्य बनने के। अगर आपने राज्य भी बनना शुरू कर दिया, ये भारत की जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी का सबसे मूलभूत चैप्टर है। इसके बाद में कल जो चैप्टर है वो भारत का भौतिक स्वरूप रहेगा, फिर जलवायु, नदियाँ, झीलें वगैरह, धीरे धीरे एक एक चैप्टर अपनी पूरी ज्योग्राफी आपकी यूट्यूब पे रहेगी। ये मेरी गारंटी है। जैसे भारत की ज्योग्राफी खत्म होगी, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में आएंगे, फिर इतिहास, फिर संविधान, कला संस्कृति, वैसे कई चैप्टर्स आपके लगे हुए। लेकिन कोशिश करूंगा, इतना मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जीके चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की, पूरी जीके आपकी यूट्यूब पे मेरे द्वारा होगी। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम लग सकता है, थोड़ा सा मैं जूम में डिस्टर्ब हो सकता हूँ क्योंकि शादी है परिवार में, इसलिए। बाकी फिर पूरी जीके, क्योंकि जीके के दम पे कई नौकरियाँ पा सकते हैं। राजस्थान पुलिस का जो मैटर है पूरा जीके पे डिपेंड है, दिल्ली पुलिस का है, गैंगमैन का है। बाकी वो रीट में तो आपको पता है, रीट में सेकंड लेवल में 60 क्वेश्चन जीके की। इसलिए कोशिश करता हूँ कि रीट को भी मैं विशेष ध्यान में रखती ये चीज़ें, ये रीट की भी काम की, आरएस, ये पटवारी पुलिस सभी के काम के। तो सबसे पहले तो राज्य बनने की कोशिश करते मित्रों। भारत अब एक जो कोरा नक्शा जिसे अपने कहते हैं, खाली मैप्स, वो मैप्स लेकर बैठेंगे और कोशिश करेंगे मेरे साथ लाने। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा, देखो ये पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, लेकिन आजकल आपको पता है, मैंने करंट जीके में भी आपको पढ़ा है, लेकिन आप सब भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, जब तक आज सर आपके साथ है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो विद्यार्थी जो भूल चुके इन चीज़ों को दोबारा मैं उनको रिवाइज कराऊँ क्लास में। लॉकडाउन खुलने के बाद में जस्ट कोई सी वेकेशन नहीं हो सकती, काफ़ी टाइम अपने को देंगे तैयारी करने का, इसलिए आप निश्चित रहिए, बेफिक्र, लेकिन आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी, लापरवाही नहीं करनी। ये जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आजकल इसको अलग कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। जम्मू कश्मीर इधर है, लद्दाख इधर है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नोट करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड आएगा, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये 5-6 जो राज्य है तो आपको याद होने चाहिए। सबसे यहाँ पे बोले जम्मू कश्मीर लद्दाख, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बीच में नेपाल आ गया, छोड़ देंगे। ये आपका सिक्किम है, नेपाल और भूटान के मध्य क्या है, सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये पूरा कवर हो चुका है। अब ध्यान दो मित्रों, ये अरुणाचल प्रदेश, एक बार यहाँ जो 7 सेवर सिस्टर्स है, इसके बारे में हमने बात करते हैं, सेवर सिस्टर। तो देखो ये आपका सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, आपको सभी को पता है भारत का सबसे पूर्व में जो राज्य है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और सबसे नीचे कौन सा है, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और फिर मिजोरम के ऊपर मणिपुर, और मणिपुर पर कौन बैठा होता है, नाग। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, सबसे नीचे मिजोरम, और मणिपुर पर कौन बैठा है, नाग। ठीक है, ये जो बांग्लादेश की बोर्डर है, इस पर मेघालय है, ये आपका असम है, और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है, ये 7 सिस्टर। ठीक है, इसके बाद में ये यूपी है, ये बिहार है, अब बीच में एमपी, छत्तीसगढ़ जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी लोकेशन मैं थोड़ा सा साइड में कोशिश करता हूँ कि चीज़ आपको वैसे भी याद करानी मुझे। देखो मित्रों, ये जो भारत है, यहाँ से लेकर और यहाँ पंजाब तक, ये पूरी जलीय सीमा है। नोट करें, आपको गौर करके पढ़ना है। यहाँ राजस्थान से कोई जलीय सीमा नहीं है, आप सभी विद्यार्थियों को पता, राजस्थान के साथ कोई समुद्र सीमा नहीं लगती है। यानी गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात पूरी की पूरी जलीय सीमा है, यह आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ये क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये चीजें बताई। ये क्या है सुनेंगे।
वैसे यहाँ से पूरा का पूरा हिंद महासागर है, लेकिन क्या होता है इधर बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है। भूगोल नेताओं ने मान रखा है बांग्लादेश पर, पश्चिमी बंगाल पर, तो जिधर बांग्लादेश है उधर क्या है कि बंगाल की खाड़ी। आपको गलत नहीं करना है कभी भी, आपको रखना नहीं, समझना है। जिधर बांग्लादेश उधर बंगाल की खाड़ी। इधर मित्रों अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के कुछ देश हैं, इसलिए जिधर अरब प्रायद्वीप है उधर है अरब सागर। जैसे सऊदी अरब वगैरह जो देश है इधर है, तो अरब प्रायद्वीप के नाम पर इधर वाले को क्या नाम दे दिया, अरब सागर, बाकी पूरा हिंद महासागर। इधर ये कुछ द्वीप है, इन द्वीपों के बारे में फिजिकल जो भौतिक स्वरूप है वहाँ पे मैं बात करूँगा, जो द्वीप है वहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इधर ये अंडमान निकोबार कुछ द्वीप है, 247 द्वीप है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा द्वीप इसमें फिर अंडमान निकोबार में 247 द्वीप। ये द्वीप है अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में है। इधर लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है, 36 द्वीप है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ये कुल मिला के जलीय सीमा है। अब आपको याद करना है, देखो जलीय सीमा भी आपको याद हो जाएगी। भारत के कुल 9 राज्य जलीय सीमा लगाते हैं, नोट करेंगे। भारत की कुल 9 राज्य जलीय सीमा लगाते, स्टार्ट करते हैं। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत के कितने राज्य जलीय सीमा लगाते हैं, तो मित्रों कितने, 9। आप भी काउंट करेंगे मेरे साथ। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल। कितने राज्य जलीय सीमा लगाएंगे, 9। 9 के 9 राज्य आपको जलीय सीमा से याद करने थे और नक्शे में भी पढ़ना था, वो भी आपको याद हो गया। चलो अब इस जलीय सीमा को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मित्रों भारत की कुल स्तरीय जो सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की कुल स्तरीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, ये स्तरीय सीमा है, ये वाली सीमा है, ये सीमा स्तरीय सीमा। तो भारत की कुल स्तरीय सीमा कितनी है, 15,200। और भारत की जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितने हैं, 6100 किलोमीटर। कई बार पूछा जाता है, यहाँ से लेकर ये जो सीमा है कितनी है, 6100, जो कि जलीय सीमा है। अगर आप द्वीपों को मिला देते हैं तो फिर आ जाएगी 7,516.6 वर्ग किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो मित्रों ये जो सीमा है ये 6100 किलोमीटर है। फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी जलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो गुजरात के साथ। देखो गुजरात में अपने क्या है, एक बार इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, ऐसे ये घुमावदार है। एक रास्ता तो बहुत सीधा रास्ता है, एक घुमावदार रास्ता है, तो टाइम किस में लगेगा, घुमावदार रास्ता है। मित्रों इस चीज को अपने इसको यूं खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे लंबी जो सीमा लगेगी गुजरात की 1663, यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है, गुजरात की। वो भी ऐसी कटी फटी आकृति का, ऐसी कटी फटी आकृति को अपने ज्योग्राफी में कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं, सर्किट। ये सर्किट विभाग गुजरात यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, तो सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है, गुजरात की। इसके बाद में नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और सबसे कम जो जलीय सीमा है 101 किलोमीटर, वो है गोवा की, क्योंकि गोवा एक बिंदु के रूप में है, इसलिए आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जलीय सीमा के लिए हमने कोशिश की है जलीय सीमा भी याद कराने की, सामाजिक परिचय भी याद कराने की। तो आप 1 2 3 4 बार नक्शे की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको नक्शा याद हो जाएगा। बेगारन के बगैर नक्शा आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो नक्शा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, 1 2 बार कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। अब जैसे नक्शे की क्या विशेषता है, जैसे सपोज करो आपको अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़नी है, तो मित्रों नक्शा क्या है, नक्शे की वैल्यू क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़नी थी, तो नक्शे से तुरंत आप अंतरराष्ट्रीय सीमा बता दी। बहुत गजब क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का सबसे गजब क्वेश्चन है नक्शा। ठीक है, इस नक्शे की इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे
सपोज करो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने किया कि म्यांमार जो देश है, इस म्यांमार देश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो आपको पता है म्यांमार इधर, जैसे आईईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, कि म्यांमार के साथ कौन से राज्य की सीमा लगती है नहीं लगती है। तो म्यांमार के साथ आपको दिख रहा है, इधर म्यांमार है, ये पूरा म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ कौन लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य लगते हैं। ठीक, ये किससे हुआ? नक्शे से। तो म्यांमार के साथ कितने राज्य से लगते हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये किससे हुआ? नक्शे से। इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि चीन के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य लगते हैं चीन के साथ। तो देखो चीन के साथ कौन कौन लग रहे हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख लग रहा है, नोट करेंगे। हिमाचल प्रदेश लग रहा है, उत्तराखंड लग रहा है, देखो ये लग रहा है, हिमाचल प्रदेश लग रहा है, उत्तराखंड लग रहा है, बीच में नेपाल आ गया, कोई सीमा नहीं लगी। फिर आपका सिक्किम लग रहा है, नोट करेंगे, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। तो कितने राज्य लग रहे हैं देखो, जम्मू कश्मीर, नोट, हिमाचल प्रदेश, जो मेरी उंगली है उसी के हिसाब से चलना है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। किससे हुआ? नक्शे से। इसके बाद में जैसे आपको करना है पाकिस्तान से, तो देखो वो ट्रिक वो मेरे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में आपको बताऊंगा, वो वैसे भी आपको याद है, लेकिन नक्शे की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, देखो ये बात ये आपको किससे लग रहा है? पाकिस्तान से। तो ये नक्शे की वैल्यू है। जैसे उसने पूछा नेपाल के साथ बताओ साहब, तो नेपाल के साथ देखो उत्तराखंड लग रहा है, इधर नोट करेंगे, यूपी लग रहा है, बिहार लग रहा है, सिक्किम लग रहा है, और एक छोटी सी सीमा ये आपकी पश्चिम बंगाल की लगती है। वैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, यूपी बिहार में सिक्किम उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा लगने वाले की ट्रिक है। तो यूपी बिहार में सिक्किम उत्तराखंड, सिक्किम उत्तराखंड, यूपी से यूपी, बिहार से बिहार, ये मे से मेघालय, उत्तर मेघालय नहीं आएगा, सिक्किम से सिक्किम, पै से पश्चिम बंगाल। तो आपका यूपी बिहार में सिक्किम उत्तराखंड। अब इसको एक बार नक्शे से देखते हैं। तो नक्शे में देखो यूपी लग रहा है आपका, नोट करेंगे, नेपाल के साथ, बिहार लग रहा है, सिक्किम लग रहा है, इधर वाला ही सिक्किम लग रहा है, पैसे पश्चिम बंगाल लग रहा है, मैंने नोट करवाया था, और आपका उत्तरा से उत्तराखंड देखने देना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपने बताया बांग्लादेश के साथ, देखो बहुत गजब क्वेश्चन है बांग्लादेश। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ रहती है, क्योंकि बांग्लादेश में लगता है कि भारत के अंदर हो, इसको अपने आप करेंगे जितना लंबा हो जाता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश, क्योंकि भारत के अंदर है। अब इसको देखिए कौन कौन सी, वैसे मैंने ट्रिक भी बता रखा है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो ट्रिक है उसको देखते हैं। मैंने कई बार आपको बताया था, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, ये ट्रिक मैंने बताई थी। आ से आसाम, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, भगत से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय। अब यहाँ नक्शे में देखिए, मुझे वैल्यू नक्शे की पता नहीं है। वैसे मैंने कहानी बताई थी कि 1900 कितने में बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, लेकिन कुछ विवाद है, जैसे न्यू मुद्दीप विवाद, सर क्रिक विवाद, सॉरी न्यू मुद्दीप विवाद है, मुआरी नदी विवाद है, इसके अलावा आपका 3 बीघा गलियारा विवाद है। 3 बीघा गलियारा विवाद का क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा जाता है। 3 बीघा गलियारा क्या है? 3 बीघा एक जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा जो भारत का है, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। पूरे 3 बीघा जो जमीन है भारत की है, पश्चिमी बंगाल की, लेकिन बांग्लादेश के अंदर है। इस जमीन को भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बांग्लादेश कहते हैं कि 3 बीघा जमीन मुझे चाहिए, जबकि भारत से दे नहीं सकता है। ये 3 बीघा गलियारा विवाद है, एक है चकमा शनाख्त। तो ये छोटी छोटी समस्या है। हम बांग्लादेश को कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमने आपको आज़ाद करवाया और आपका जन्म हमने करवाया, लेकिन आप छोटी छोटी समस्या जैसे न्यू मुद्दीप विवाद, चकमा शरणार्थी, इसके अलावा आपका है मुआरी नदी, एक आपका 3 बीघा गलियारा विवाद, इन छोटी छोटी समस्या को लेकर क्यों हमसे दूर हो रहे हैं?
इसलिए हम कह रहे हैं कोई मित्र है तो बगल में है, तो आ मित्र बगल में, इसका ट्रिक है आ मित्र बगल में। अब एक बार देखो आसाम, देखो बांग्लादेश के साथ आसाम लग रहा है, नोट करेंगे आसाम लग रहा है, वेरी गुड। मी से मिजोरम लग रहा है, देखो नोट करेंगे मिजोरम लग रहा है, शानदार। त्रै से त्रिपुरा लग रहा है, तीन ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ त्रिपुरा लग रहा है, वेरी गुड। मेघालय सॉरी बगल पश्चिम बंगाल, आपको सभी को पता है पश्चिम बंगाल की सीमा लगनी है, ठीक है। और मैं से देखो मेघालय लग रहा है। तो आपका ट्रिक और यहाँ नक्शे से आपका क्लियर हो। भूटान के साथ मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, आपसी अरुणा, आपसी अरुणा, आ से आसाम, ऐसे पश्चिम बंगाल, सी से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बार भूटान के साथ नजर देखते हैं, देखो आ से भूटान से, आ से आसाम बिल्कुल लग रहा है, आसाम लग रहा है, सभी देखेंगे। पैसे पश्चिम बंगाल, मैंने बताया था सीमा लगेगी पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की सीमा लगेगी, सभी को पता इधर लग रहा है, और आपका अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही देखो ये सब कहाँ से होगा, नक्शे से होगा। देखो मित्रों मैं आपकी छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप रटोगे फैल जाओ, समझोगे कंसेप्ट को क्लियर करोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। एग्जाम को फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका आज की क्लास है, बिल्कुल डिटेल से, शानदार तरीके से, गजब तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपके साथ हूँ, मुझे कोई भी समस्या आपकी किसी भी प्रकार की जीएस की, रीजनिंग की, या हिंदी की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, तो मुझे बताओ। मैं आपके साथ, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएंगे, अपने जो मित्र हैं खास अड़ोसी पड़ोसी उनको बताएं। इतना मैंने वादा किया आप लोगों से कि जीके की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की पूरी कक्षाएं आपकी यूट्यूब पे रहेगी इस चैनल में। चाहे मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, जीएस अकेडमी रहे या नहीं रहे, लेकिन चैनल पे पूरा सिलेबस आपका रहेगा, ताकि मेरे जो गरीब भाई बहन हैं उनकी दिक्कत, उनकी समस्या ही है, ठीक है। इसलिए आप इसको तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये मैंने आपको शायद जगतपाल जब कोचिंग स्टार्ट हुई तो आपको वादा किया था कि जगतपाल की 1 नंबर का इंस्टीट्यूट रहेगा, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये चैनल 1 नंबर चैनल रहेगा। मैं कोशिश करूँगा, पूरा तन मन पूरा सब कुछ समर्पित करूँगा इस 2.5 महीने के अंदर, ताकि आप लोगों का भी मैक्सिमम हित हो सके और ये पूरा पीडीएफ आपके यूट्यूब पर रहे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है, वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब कुछ समस्याएं, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को क्या नाम देते हैं मित्रों। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एक आदमी है जिसका पूरा नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ। कई बार नाम आ जाता है कि रैडक्लिफ का पूरा नाम क्या है, सर सिरिल रैडक्लिफ। बोलो पूरा नाम बोलो, सर सिरिल रैडक्लिफ। तो सर सिरिल रैडक्लिफ महोदय के नेतृत्व में ये सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है, जिसका नाम रैडक्लिफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है 1914 में शिमला में निर्धारित की गई। उस आदमी का नाम है जिसके नेतृत्व में सीमा रेखा निर्धारित की गई, उसका नाम है सर हेनरी मैकमोहन। नोट करेंगे, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है। 1914 में शिमला में। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन। रास्ता में उसके सबसे सोवियत क्वेश्चन नोट करेंगे। इसके अलावा ये जो आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा है, इसे कहते हैं जीरो लाइन। बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, यानी जीरो, कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा थी उसका नाम है डुरंड रेखा। सर मोर्टिमर डुरंड 1896 में, सर मोर्टिमर डुरंड। लेकिन वर्तमान में आपको पता है जम्मू कश्मीर ये आपका पाकिस्तान में चला गया, विवादित क्षेत्र है, इसलिए वर्तमान में सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा ये सामान्य बातें आपको हो गई थी। इसके अलावा मैं नॉर्मल भारत की एक सामान्य परिचय की बात करूं तो भारत की जो स्थिति है, अब यहाँ पे आएंगे, यानी हम उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत की जो स्थिति है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मित्रों इधर आएंगे, यहाँ पे आपका सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। कई बार प्रश्न आता है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे है।
अब जैसे सपोज तो मैं 0 डिग्री से चलता तो 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 6 आएगा। तो सबसे जो आपका दक्षिण का बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो है ये। इसका जो अक्षांश विस्तार है, कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का अक्षांश विस्तार क्या है। इसका अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 4। नोट करिए 6 डिग्री 4 में, ठीक है। तो इंदिरा भारत पहला क्वेश्चन है, देखो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। इसका अक्षांश विस्तार क्या है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 के बाद 7 या 8, मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और मुख्य भूमि का सबसे पॉइंट होगा वो कन्याकुमारी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत है। तो अक्षांश की स्थिति क्या आएगी, दोनों अक्षांश उत्तरी अक्षांश होगी। ये मत कर देना कि सर ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण में तो दक्षिण, गलत होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम इधर देखिए हम उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश आ रहे हैं उत्तरी अक्षांश, तो हम हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मुख्य भूमि का क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे नीचे क्या है 6 डिग्री 4 मिनट। इधर देशांतर की बात करता हूं तो हम हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी देखो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगी देशांतर, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 60 70 68 69 70 97 से, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है, ठीक है। अब मित्रों ये नॉर्मल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नोट करेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये विश्व का जो क्षेत्रफल है, इस विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना है तो 32,87,263, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो है 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4 या 2.42%। वैसे कुछ पॉइंट भी आते हैं तो कई जगह 2.43 दे रखा है। क्वेश्चन नोट करेंगे, कई बार आता है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.43, क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है मित्रों कि ये जो 2.43% है ये भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला चीन सभी को पता है, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो गया दूसरा, पहला चीन 17.5%, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करूं तो बात तो हुई है 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। नोट करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 7वां। एक ट्रिक देखते हैं छोटी सी, तो रुक जा चीन, या यूं करेंगे रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रूसी रूस। नोट करेंगे कैसे कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत, और नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना। 8वां में क्या आएगा अर्जेंटीना। तो देखो मित्रों क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा हो गया 7वां। वैसे आपको पूरा याद है तो चीन अब आ भारत, और रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। यानी पहले हम 1962 का युद्ध हार गए थे चीन से, लेकिन अब भारत का समय, इसलिए हम कह रहे हैं भाई रुक चीन अब आ भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भारत के पास है। मित्रों अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात होगी, सीमाओं की बात होगी, स्थलीय सीमा की बात होगी, जलीय सीमा की बात होगी। इसके अलावा छोटी सी समस्या और है, इधर चलते हैं। देखो ये जो आपका ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा, ये जलीय सीमा, जलीय सीमा क्या, देखो सपोज करो माना कि ये भारत है। अब भारत के इधर ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, तो भारत चाहता है कि हिंद महासागर में जितने भी संसाधन है उस पर मेरा कब्जा रहे, ठीक है। इधर से यहाँ श्रीलंका भी कहता है मेरा भी कब्जा रहे, ठीक है। इधर सपोज करो वो कोई सा देश आ गया, वो कहेगा मेरा भी कब्जा है।
तो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस जल संसाधनों के सदुपयोग के लिए, इसके बंटवारे के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई, उसी को मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो ये भारत है, इसको मैं काट के इधर लाता हूँ, ये वाला इधर, अब पूरी बात इधर होगी। तो ये जो भारत है, इस भारत को अपने काट के इधर लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सपोज करो ये भारत है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो आपकी इसकी सीमा है, ये पूरा का पूरा स्थल है। आपको पता है स्थल खंड जो होता है वो स्थल खंड ऐसे सीधा तो नहीं होता, लेकिन ऐसे आपको पता है समुद्र होता है, तो समुद्र होता है, तो समुद्र में जो लहरें हैं, धाराएं हैं, लगातार इस स्थल खंड से टकराती रहती है, जिसके कारण ये स्थल खंड कट जाता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थल खंड आप कहेंगे। तो ये स्थल खंड जब कट जाता है तो मित्रों क्या होता है कि हमने क्या किया, इस स्थल खंड को, इस कटे फटे स्थल खंड को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहे हैं। ये जो रेड लाइन है ये काल्पनिक रेखा है, जो कि इस कटे फटे स्थल खंड को मिलाते हुए खींची जा रही है। इस रेखा का हमने नाम दिया आधार रेखा। क्या दिया? आधार। तो मित्रों जो ये भारत है, जो अपना स्थल है, इस स्थल और इस आधार रेखा के बीच में जो आएगा, जैसे ये चीज है, इसे अपने बोलेंगे आंतरिक चल, आंतरिक शाखा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कि स्थल खंड व आधार रेखा के मध्य के भाग को क्या कहेंगे? आंतरिक चल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस आधार रेखा, ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से दूरी मापें। ये बहुत गजब क्वेश्चन है, काफी डिटेल में। इस आधार रेखा से हम दूरी मापेंगे तो एक दूरी यहाँ से माप रहे हैं, इसे कहते हैं 12 समुद्री मील। यानी समुद्री मील, इधर एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील। तो इस आधार रेखा से हमने 12 समुद्री मील की दूरी मापी, 12, और ये रेखा हमने खींची। इस रेखा को यहां से लेकर यहां के मध्य जो 12 समुद्री मील की दूरी है, इस क्षेत्र को हम कहेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्षेत्रीय शाखा। यानी क्या कहेंगे, देखो ये भारत है और भारत के बिल्कुल टच में ही है। ये भारत है, हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रदेश है, तो हमारे प्रदेश के टच में है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया? प्रादेशिक। हमारे क्षेत्र के टच में तो क्या नाम दे दिया? क्षेत्रीय शाखा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत की प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर कहां तक है, तो वो आएगा 12 समुद्री मील, ठीक है। पहले इस आधार रेखा से दूरी मापेंगे, यहाँ से दूरी माप रहे हैं। अब हम 12 का दूना 24 समुद्री मील मापेंगे, और ये जो आएगा इसका नाम है अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, यानी इससे संलग्न लगा हुआ है, इसका नाम है अविच्छिन्न मंडल, संलग्न मंडल। ये 24 समुद्री मील है। और सबसे गजब क्वेश्चन है, इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील, जिसका नाम है विशिष्ट आर्थिक मंडल। ये क्वेश्चन है, कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का विशिष्ट आर्थिक मंडल, भारत का विशिष्ट आर्थिक मंडल कितना है, तो वह है आपका 200 समुद्री मील की दूरी पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 समुद्री मील की दूरी है। यहाँ से मापेंगे तो ये क्षेत्र रहेगा, ये वाला, इसका नाम है विशिष्ट आर्थिक मंडल। इसके बाद में यहाँ से फिर इस 200 यहाँ तक हमारा अधिकार है, यहाँ तक हमारा अधिकार है। इसके बाद में उच्च सागर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का बराबर अधिकार है। अब यहाँ पे क्या अधिकार दिए देखते हैं। मित्रों आपको पता है कि ये आंतरिक जल है, तो हमारा है, इसको छोड़ दे तो हमारा आंतरिक जल है। अब ये जो 12 समुद्री मील की दूरी, चूंकि तो भारत के बिल्कुल निकट हो गया, यहाँ पे तो भारत को संपूर्ण अधिकार है। ध्यान दें, क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंडल में, किस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार है? हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, ठीक है, 12 समुद्री मील। फिर इस प्रदेश से संलग्न है अविच्छिन्न संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ सफाई कर सकते हैं, सीमा शुल्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे को निकट है। फिर 200 समुद्री मील की जो दूरी है, जहां हम विशिष्ट आर्थिक मंडल जिसे कहेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान होते बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज हुई, हम यहाँ पे नई द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मित्रों ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। नक्शा है, अक्षांश देशांतरीय है, कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात की, जलीय सीमाओं की बात की। इसमें 2 क्वेश्चन आपके और महत्वपूर्ण रह जाते हैं। इधर देखते हैं, देखो यहाँ विश्व के संदर्भ
संदर्भ में हम बात कर रहे थे, विषुवत के संदर्भ में हमारी स्थिति ये है और जो करक रेखा है विषुवत के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है और ये जो करक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये करक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। क्वेश्चन आता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो ध्यान दो, देखो ये भारत दिख रहा है और इसके मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा भारत के मध्य से गुजर रही, भारत के बीचों बीच से, भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8। देखो ऐसे ऐसे एक बार इधर देखते हैं, इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर की एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, इनको नोट कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। कि इस क्लास को आप ऑनलाइन क्लास में मान सकते हैं, ये ऑनलाइन क्लास ही मान लो। सपोज करो ये भारत है और देखिए थोड़ा नक्शा बना लेते, थोड़ा फास्ट करते, कोशिश करेंगे कि आप भी नक्शा बनाने में माहिर हो जाओ। मान लें ये भारत है, तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसे अपने क्या कहेंगे? करक रेखा। ये करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। देखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रिक है, इस ट्रिक को आप जैसे खाना बनाते हैं 2-3 बार देखते याद हो जाएगा। इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा जार। 2 बार पढ़ेंगे, मित्र पर गमछा जार, एक बार मित्र पर गमछा जार। देखो मिसे मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितने हो गए? गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आईएएस प्री 2016, 18, आईएएस प्री 16 कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि करक रेखा भारत की कितने राज्य से गुजरती है? 8। कौन से राज्य से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती? दिल्ली पुलिस बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इस ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा, मित्र पर गमछा जार, दोबारा मित्र पर गमछा जार। ठीक है, एक बार नक्शे में देखते हैं। देखो ये आपको पता है गुजरात है, ठीक है, राजस्थान, दक्षिण भाग से राजस्थान सिक्किम कर चुके हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पीबी, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इस रेखा की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो एमपी में है। किसमें? एमपी में। सबसे कम कहां पे है? त्रिपुरा में। ठीक है, करक रेखा से जितने भी क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में ये देखो भारत के बीच यहाँ से एक रेखा वो गुजर रही है, इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। अब क्वेश्चन के बाद पूछ जाता है कि पूर्वी है, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण क्या है? अरे भाई 82.5 डिग्री पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर। तो भारत की यहाँ से रेखा वो गुजर रही है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे नोट करेंगे, ऐसे एक रेखा ऐसे वो गुजर रही है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को भारत का मानक समय माना गया है। इसी को भारत का क्या माना गया? मानक समय। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का क्या माना गया? मानक समय। विश्व का मानक समय क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। विश्व का मानक समय 0 डिग्री अक्षांश है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मित्रों अभी बात की थी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जाने कितना मिनट है? 4 मिनट का अंतर आता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जाने कितने मिनट का अंतर आता है? 4। तो ये जो आपका है, अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जांपल के तौर पे
कि ये जो लंदन है, देखो ये आपका ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसे GMT भी कहते हैं, ठीक है, प्रधान मानक समय भी कहते हैं। ग्रीनविच इसलिए कहते हैं कि यह रेखा ये ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन के उपनगर ग्रीनविच शहर से ऊपर हो जाती है, इसलिए ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब सपोज करो कि जैसे कि इंग्लैंड से गुजरती है लंदन से, तो क्वेश्चन है कि सपोज करो लंदन में या इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में क्या बजेगा, भारत में स्थानीय समय क्या होगा। अब मित्रों आपको पता है कि विश्व का मानक समय किसको माना, 0 डिग्री अक्षांश को, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने कितने मिनट लगता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो अब प्रश्न हमारा है कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे तो भारत में क्या बजेगा, तो सीधी सी बात है, यानी 0 डिग्री देशांतर और भारत के मध्य कितने देशांतरों का अंतर हो गया, 0 और भारत का कितना 82.5, तो 82.5 का अंतर है, तो 82.5 इंटू 4 करेंगे तो 330 आएगा, 330 मिनट का अंतर आएगा भाई, 82.5 का अंतर हो गया देशांतर का। दोबारा देखिए, ये लंदन है, लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत का स्थानीय समय क्या है, यानी लंदन का मानक समय क्या है, विश्व का मानक समय क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, उससे 0 डिग्री देशांतर, और भारत का क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोनों के मध्य कितने का अंतर है, 82.5 देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करने में कितने मिनट, 4 मिनट, 82.5 में 4 मिनट 330 मिनट आ गई। अब 330 मिनट में 60 का उपयोग इससे घंटे में चेंज करना है, 60 का भाग देंगे 56 30 360 330 है, बच कितने 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट, तो कितना अंतर आएगा, 5 घंटे 30 मिनट का। तो सपोज करो अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे तो भारत में क्या बजेगा, 5:30, ठीक है। ये जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश यूपी में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत के 5 राज्य से गुजर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आपका आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 82.5 डिग्री रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे मित्रों। ये था भारत का एक सामान्य परिचय। मैं लिखता हूँ अगला जो चैप्टर रहेगा वो भारत का भौतिक स्वरूप रहेगा, लेकिन वो चैप्टर जभी मैं डालूंगा जब तक यहाँ कमेंट्स और दूसरी बात है व्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा आप लोग मेरे कहने से जितने भी आप हैं, एक स्टूडेंट एक और सब्सक्राइब बढ़ाए, ताकि अपना ये जो चैनल है एक लोकप्रिय चैनल हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सारी जो मेहनत है ये मेहनत अन्य टीचर नहीं करवा सकता है कि एक आधे घंटे में पूरी बातें भारत के सामान्य परिचय के संबंध में पूरी बातें आपकी कंप्लीट है। मैं कोशिश करता हूँ कल आपके 1-2 चैप्टर और आपके डल जाए। धन्यवाद मित्रों।